यस, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सारे? होपफुली बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी मस्ती कर रहे होंगे। चंदन शर्मा दिस साइड, वापस आप सभी का डे 4 में। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है क्या सेलिब्रेट करें। 6 डेज नॉर्थ सेट 5, 6 डेज नॉर्थ सेट 5 चैलेंज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कर दें, जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से फटाफट से जुड़ जाएं, जल्दी से इस लाइव सेशन को शेयर कर दें और फटाफट से ज्वाइन करें सारे बच्चे। आज हमारा डे 4 है और आज हम जो टारगेट है हमारा कवर करना है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है ना, एमएसएन कवर करने जा रहे हैं आज हम लोग। आज भी एमएसएन की बात करेंगे, कल भी एमएसएन की बात करेंगे, दोनों दिन एमएसएन की बात करेंगे। तो जल्दी से आ जाएं, फटाफट से जुड़ जाएं सारे के सारे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास को फटाफट से शेयर करें। देवराज वर्मा जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? मधु जी, अर्चना जी, प्रिंस जी एंड प्रेंता जी, विकास जी, कैसे हैं आप सारे? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से क्लास को फटाफट से शेयर करें सारे बच्चे और जल्दी से लाइव सेशन के अंदर जुड़े, फटाफट से लाइव सेशन में जुड़े। और आज का सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से आज की स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है HIV वायरस से, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग रखेंगे आज किसका? मैं बिल्कुल अच्छा हूं अर्चना जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल शानदार हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो HIV वायरस से रहने वाला है। कौन सा बच्चा मुझे बताएगा मोस्ट कॉमन रूट HIV वायरस के ट्रांसमिशन का मोस्ट कॉमन रूट क्या रहने वाला है यहाँ पे? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ मुझे। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ HIV वायरस के ट्रांसमिशन का मोस्ट कॉमन रूट कौन सा रहता है? तो यहाँ पे सभी को पता है सर, सेक्सुअल रूट मोस्ट कॉमन रूट है ना। सेक्सुअल रूट इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस। ठीक है, गुड इवनिंग। जल्दी से फटाफट से जुड़े सारे बच्चे, जुड़े फटाफट से, सेशन को फटाफट से लाइक करें और फटाफट से शेयर करें सेशन को। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग खुशबू जी, कैसे हैं आप? चले सर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज मैं बताऊंगा आप सभी को इसके बारे में। बिल्कुल संध्या जायसवाल जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी का। ठीक है, हाय नेहा जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सारे के सारे? चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट से और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर यहाँ पे पेशेंट के अंदर CD4 काउंट कितने रहेंगे? जल्दी से बताएं सर, यहाँ पे अगर पेशेंट के अंदर कितने से CD4 काउंट कम हो जाएंगे तो उसको HIV की जगह एड्स बोला जाएगा। कब हम लोग HIV की जगह एड्स बोलने लगते हैं? बताएं, CD4 सेल काउंट कितने से कम हो जाएंगे तो फिर HIV की कंडीशन एड्स कहलाई जाती है? सिसोदिया जी जल्दी से बताएं। गुड इवनिंग सिसोदिया। पूजा जी कैसे हैं आप? जल्दी से। लेस देन 200, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है कि सर अगर लेस देन 200 हो जाएगा तो यहाँ पे हम सभी को पता है 200 होते ही HIV वायरस एड्स कहलाने लगता है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों। जल्दी से बताएं, अगर HIV वायरस या CD4 सेल का जो काउंट होता है वो अगर 500 से कम हो जाए, अगर वो 500 से कम हो जाए तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है? मोस्ट कॉमन कौन सा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है अगर HIV का वायरस 500 से कम हो जाए, 500 से कम हो जाए CD4 काउंट 500 से कम हो जाए? गुड इवनिंग। वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है क्या? जल्दी से बताएं, क्या मेरी वॉइस सही से नहीं सुनाई दे रही है आप में से किसी को? अगला सवाल मेरा, अगर CD4 काउंट यहाँ पे 500 से कम हो जाए, अगर CD4 काउंट 500 से कम हो जाएंगे तो बताएं फटाफट। सभी को आवाज प्रॉपर है मेरी? जल्दी से बताएं। यादव जी फटाफट बताएं, क्या आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज सुनने में? कोई डाउट तो नहीं है? क्या मेरी आवाज कट के तो नहीं आ रही? अरे मुझे पता है सब बढ़िया आ रही है ना। गोलगप्पे नहीं खा के आए जिनको आवाज सही नहीं आ रही है ना। चलें जल्दी से क्वेश्चन बताएं फटाफट। CD4 काउंट 500 से कम हो जाएगा तो क्या रहने वाला है यहाँ पे? याद रखें, यहाँ पे हर्पस सिंप्लेक्स का इन्फेक्शन, हर्पस जोस्टर वेरिसेला का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। CD4 काउंट बच्चों याद रखें, अगर 200 से कम हो जाता है तो यहाँ पे बहुत छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे मोटे, जिनकी मैं कहूं तो कैपेसिटी होती ही नहीं बीमार करने की हम लोगों को, हमारा इम्यून सिस्टम उनको ऐसे चुटकियों में समेट देता है। बट अगर CD4 सेल काउंट 200 से कम हो जाए तो यहाँ पे न्यूमोसिस्टिक जीरो वैकाई, है ना, न्यूमोसिस्टिक जीरो वैकाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये भी आप लोगों को इन्फेक्ट कर देगा, ये भी निमोनिया करवा देता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के एग्जाम में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। कपोसी सार्कोमा, है ना, कपोसी सार्कोमा। ठीक है, कपोसी सार्कोमा आप लोगों को देखने को मिलता है किसमें? एड्स में, HIV के अंदर देखने को मिलता है। याद रखना, कपोसी सार्कोमा आप लोगों को एड्स और HIV के अंदर देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस के लिए सबसे अच्छा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बता दें फटाफट, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बता दें फटाफट डायग्नोसिस के लिए। जल्दी से बताएं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रहने वाला है डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से। अरे गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर HIV के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड। अनिल जी, लालू जी, जल्दी से बताएं।
जल्दी से आंसर करते जाएं। वेस्टर्न ब्लॉट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, बिल्कुल क्या बात है नेहा जी, परफेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सही बोला। वेस्टर्न ब्लॉट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है यहाँ पे एचआईवी के लिए। अगर यहाँ पे स्क्रीनिंग की बात करें तो सबसे अच्छा स्क्रीनिंग टूल कौन सा है, सबसे अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है, सबसे अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है, फटाफट से बताएं। सबसे शानदार स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है एचआईवी के लिए, सबसे अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट बताएं। वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट बताएं सबसे अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है। हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करे, स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे अच्छा कौन सा होता है। एलाइजा होता है, बिल्कुल एलाइजा होता है। चलें, ये सारी क्वेश्चन हो गए छोटे मोटे जो पूछे जाते हैं। जो पिछले साल, जो इस बार नॉर्थ सेट 4 में क्वेश्चन आया था तुम्हारे एग्जाम में, किसी की नीडल स्टिक इंजरी हो गई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट से, पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है, नीडल स्टिक इंजरी हो गई है पेशेंट के अंदर, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट की नीडल चुभ गई, आई जोर से चुभी, ओ जोर से चुभ गई, है ना। बताएं जल्दी से कितने घंटे के अंदर अंदर एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी देनी पड़ेगी पेशेंट को, जल्दी से बताएं कितने घंटे के अंदर अंदर एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी देनी है। सबसे बेहतरीन, सबसे आइडियल टाइम क्या रहता है, सबसे आइडियल टाइम क्या रहेगा अगर किसी के नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, सबसे बेहतरीन समय कितनी देर के अंदर अंदर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे तो सबसे अच्छा टाइम है वो, सबसे आइडियल टाइम, सबसे परफेक्ट टाइम। 24 आवर्स और 72 घंटे बता रहे हैं बच्चों, याद रखें। किसी भी पेशेंट में नीडल स्टिक इंजरी होती है एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट से, तो सबसे आइडियल टाइम रहता है विद इन 2 आवर, विद इन 2 आवर। बिल्कुल पंकज जी, बहुत अच्छे बच्चे, प्राउड ऑफ यू, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है ना। कैसे हैं शेफाली मैम, गुड इवनिंग आप सभी को, है ना, गुड इवनिंग। आपने क्लास को ज्वाइन किया, क्या बात है, थैंक यू सो मच। याद रखना 2 घंटे, विद इन 2 आवर आपको, अगर पेशेंट को आप लोग प्रोफाइलैक्सिस शुरू कर देते हैं तो सबसे अच्छा है, सबसे शानदार रहता है विद इन 2 आवर, है ना। अगर हम 2 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट शुरू कर दें नीडल स्टिक इंजरी होने के बाद, ये सबसे आइडियल टाइम होता है, आइडियल टाइम। वैसे मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर अंदर शुरू करना होता है हम लोगों को, बट याद रखें हम लोग विद इन 2 आवर शुरू करें तो सबसे अच्छा है, सबसे आइडियल टाइम है। अगला सवाल है मेरा, कितने हफ्ते तक देनी होती है प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी, कितने वीक्स तक चलेगी प्रोफाइलैक्सिस, एचआईवी की प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी कितने वीक्स तक दी जाएगी, जरा इसका आंसर बता दे, जल्दी से बताएं। कौन सा बच्चा इसका आंसर बताएगा। हेलो पायल त्रिवेदी जी, कैसे हैं आप, जल्दी से, क्या शानदार हैं, जल्दी से बताएं, जल्दी से। अगला सवाल, कितने हफ्ते तक प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी चलने वाली है यहाँ पे, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग भारती जी, हेलो शेफाली मैम, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप बताएं आप कैसे हैं। चले जल्दी से बताओ। 4 हफ्ते, बिल्कुल 4 वीक्स तक, है ना, 4 वीक्स तक यहाँ पे चलने वाली है, ठीक है। याद रखें 4 हफ्ते तक हमें प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी देनी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में आया था इस बार। चले अगला सवाल है मेरा, निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस। निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोकने के लिए दिया जाता है ना। निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस हमें कितने टाइम के लिए देना होता है, जल्दी से आंसर करें। निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस कितने टाइम के लिए देंगे, जल्दी से, शानदार सा आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस कितने टाइम के लिए देना होता है, फटाफट बताएं। राहुल राजपूत जी आंसर करें फटाफट, निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस कितने टाइम के लिए देना है। एंड कृतिका गहलोत जी, कैसे हैं आप, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, जल्दी जल्दी से बताएं, सारे बच्चे बताएं। गणपत लाल जी, बहुत दिनों से इंतजार था मुझे आपका, है ना, आज बहुत दिनों बाद दिखे हो मुझे। कहाँ रहते हो, कौन सी दुनिया में खोए रहते हो, पता नहीं आजकल कहाँ रहते हो आप, हैं, भूल ही गए हो आप सर को बिल्कुल। देखा, सर नहीं बोले आपको, जैसे ही आपने ज्वाइन किया मैंने आपको पहचान लिया। चले अगला क्वेश्चन बताएं मुझे, निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस कितने टाइम के लिए दिया जाता है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस, और यहाँ पे हम लोग बच्चे को निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, न्यूबॉर्न को निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। बड़े दिनों बाद नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते लिया जाएगा आपका। और कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, सब कुछ ठीक है, सारा स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ ठीक है, जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर करें बच्चे, जल्दी से आंसर करें इसका। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है, निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस नहीं पता, कितनी बार पढ़ाया तुम लोगों को मैंने, अब तो फोड़ दिए जाओगे अगर इसका आंसर नहीं दिया तो, अगर इसका आंसर नहीं दिया तो फोड़ दिए जाओगे। निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस का आंसर नहीं दिया तो देखो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव यू टू गणपत लाल जी, कैसे हैं आप, बड़े दिनों बाद दिखा, दिल अच्छा खुश हो गया बिल्कुल देख के ना। चले गुड इवनिंग यशवंत जी, कैसे हैं आप। चलो मैं ही बता देता हूं, तुम तो ढीठ हो गए हो, नहीं बताओगे, है ना, गोलगप्पे खा के नहीं आए लगता है तुम लोग।
ध्यान से सुन ले, निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस न्यूबॉर्न के अंदर दी जाती है, न्यूबॉर्न बच्चों को दी जाती है। याद रखें, निवेरापाइन प्रोफाइलैक्सिस 6 हफ्ते तक दी जाती है, बट हम लोग कंडीशन के हिसाब से, वायरल लोड के हिसाब से 6 से 12 हफ्ते तक भी इसको दे सकते हैं। बट आपसे आइडियल टाइम पूछा जाए तो मैक्सिमम हम लोग मैक्सिमम तो 12 हफ्ते तक दे सकते हैं, बट आइडियली 6 वीक्स तक देनी होती है। ठीक है दीक्षा जी, नोटिफिकेशन नहीं आया तुम्हारे पास, गद्दारी करी है इंस्टाग्राम ने तुम्हारे साथ। चले ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप सभी के लिए था मेरी तरफ से, इतने सारे क्वेश्चन HIV के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, कुछ अगले क्वेश्चन देखते हैं जो बताते कुछ अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे। यहाँ पे 2 टाइप के पेन के फाइबर्स होते हैं, एक डेल्टा फाइबर होता है बच्चों और एक C फाइबर्स होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। यहाँ पे 2 टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं पेन के लिए, एक डेल्टा फाइबर होता है और एक C फाइबर्स होते हैं पेन के लिए। पेन के लिए, दर्द के लिए 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं। मेरा तुम सभी से सवाल है, कौन सा फाइबर माइलिनेटेड होता है, कौन सा फाइबर अनमाइलिनेटेड होता है, जल्दी से बताएं। पेन के लिए 2 कंपोनेंट काम करेंगे, सेंसेशन और इमोशनल, दोनों कंपोनेंट पेन के लिए काम करते हैं। पेन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पे 2 टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। साहू जी बिल्कुल, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। याद रखें 2 टाइप के फाइबर होते हैं, एक तो डेल्टा फाइबर होता है और एक C फाइबर होता है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है प्राची वर्मा जी, गुड इवनिंग आप सभी से, कि कौन सा फाइबर माइलिनेटेड होता है और कौन सा फाइबर अनमाइलिनेटेड होता है, जल्दी से बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ये मुश्किल क्वेश्चन है, आप ही बता दो। चलिए मैं बता देता हूं, तमन्ना जी ध्यान से सुनिएगा। डेल्टा फाइबर माइलिनेटेड होता है। अगर ये माइलिनेटेड फाइबर होता है तो जाहिर सी बात है फास्ट कंडक्शन होगा इसका, और अगर फास्ट कंडक्शन होगा तो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप सभी को पता होनी चाहिए पेन फाइबर्स के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी से C फाइबर्स के बारे में पूछा जाता है। C फाइबर्स अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, और याद रखें अनमाइलिनेटेड फाइबर होते हैं तो ये स्लो काम करेंगे, धीरे काम करेंगे, और धीरे काम करेंगे तो डल पेन में काम आते हैं, डल पेन में काम आते हैं। और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो सब्सटेंस P होता है। कौन सा होता है, सब्सटेंस P। तो जब भी पेशेंट को धीरे दर्द हो रहा है, कम दर्द हो रहा है ना, जब भी डल पेन हो रहा है तो याद रखें सब्सटेंस P रिलीज होता है। और जब भी पेशेंट को भयंकर पेन होता है ना, फास्ट या शार्प पेन होता है, शार्प तीखा पेन होता है, तो समझ जाना ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या बात है ठाकुर पारुल जी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चे। माइलिनेटेड फाइबर होता है, डेल्टा फाइबर होता है यहाँ पे। ठीक है, चलें अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन तुम सभी के लिए मैं लेके आता हूं, जरा देखते हैं फटाफट। चलें, गुड इवनिंग रितिका जी एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगला क्वेश्चन ब्लड से लेते हैं, ब्लड की बात करते हैं फटाफट से ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम सभी के लिए। चलें जल्दी से बताएं, जल्दी से एक क्वेश्चन बताएं मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सी होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सी देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, मोस्ट कॉमन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कौन सी होती है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम, जल्दी से बता दें। कोई भी बच्चा पूरी क्लास के अंदर इसका आंसर दे दे। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है जो कई बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करें इसका। बिल्कुल, हीमोलाइटिक आगे हीमोलाइटिक के आगे जल्दी से बताएं। इमीडिएट नहीं पूछी, मोस्ट कॉमन पूछी है, मोस्ट कॉमन पूछी है, इमीडिएट नहीं पूछी। एनाफाइलैक्टिक नहीं होता शीतल जी, एनाफाइलैक्टिक नहीं होता। मोस्ट कॉमन रिएक्शन बताएं। शिफाली मैम कह रहे हैं चिल्स होते हैं, ठंड लगेगी पेशेंट को, बट इसका रिएक्शन का एक नाम होता है, मोस्ट कॉमन रिएक्शन बताएं। वॉइस मेरी बिल्कुल प्रॉपर है, एक बार आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, आधे घंटे में या 40 मिनट में डाटा चला जाएगा सारा। ये लाइव वीडियो चल रही है इंस्टाग्राम पे इसलिए ठीक है, तो कल को कहीं बाद में मैसेज आए डाटा चला गया हो, है ना। अरे कितनी बार बताया था माही प्रजापति जी, आप भी सवाल गलत कर रहे हो। थोड़े दिन पहले यूट्यूब वाली लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर में सेशन MCQ PYQ सीरीज में आपको पढ़ाया था मैंने, है ना। अरे नॉन फेब्राइल हीमोलाइटिक रिएक्शन याद आ रहा है कुछ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है ना, जो कि आप पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन रिएक्शन देखने को मिलती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना, एग्जाम के अंदर कई बार तुमसे पूछी जाती है ना। बिल्कुल हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एक्यूट फेब्राइल हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अलग अलग नाम है इसके ना।
तो ये कुछ नाम से जाना जाता है। यूट्यूब में कहाँ मिलोगे? यूट्यूब में मैं बहुत दिनों से अनअकैडमी पे मिल रहा हूं, तो गणपत लाल जी जरा देखिएगा जाके अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक नर्सिंग एग्जाम। ठीक है, लेट्स क्रैक नर्सिंग एग्जाम पे मैं बहुत दिनों से प्रेजेंट हूं, वहां पे प्लीज जाके देखिएगा। मेरी PYQ सीरीज चल रही है और PYQ सीरीज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, आप सभी को एक बार जाके देखिएगा PYQ सीरीज। जो बच्चा PYQ सीरीज पढ़ जाएगा वो प्री, तो मुझे पूरी उम्मीद है प्री के अंदर उसको मैक्सिमम 70% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं पंकज जी, बिल्कुल हो जाती है मिस्टेक, गलतियों के पुतले हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। चलें, ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करनी। तुम सभी को पता है ब्लड को स्टोर कितने दिनों तक कर सकते हैं, 1 यूनिट ब्लड के अंदर कितना होता है, कितना ml ब्लड होता है 1 यूनिट के अंदर, ब्लड को स्टोर कितना किया जा सकता है, कितने दिनों तक ब्लड को स्टोर रख सकते हैं, है ना। तो याद रखना मैक्सिमम 42 डेज तक ब्लड को स्टोर रखा जाता है। वो डिपेंड करता है आपने उसके अंदर कौन कौन से प्रिजर्वेटिव डाल रखे हैं। ठीक है, अगर ब्लड की बात करें, हाइपोकैल्सीमिया करवाता है ब्लड, है ना, हाइपर कैलीमिया कराता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। याद रखें, ज्यादा पुराना ब्लड देने से पेशेंट के अंदर दिक्कतें देखने को मिलती है, इसलिए ज्यादा स्टोर ब्लड भी नहीं देना चाहिए। हमेशा याद रखें, अगर मैं आप लोगों के डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जॉन्डिस की बात करूं तो याद रखना डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जॉन्डिस के अंदर हमेशा फ्रेश ब्लड दिया जाता है, विद इन लेस देन 72 आवर्स के अंदर अंदर कलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कन्हैया जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, 360 बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर है। 360 यहाँ पे ml रहेगा। 35 to 48 डेज, 28 to 48 डेज याद रखें, है ना, 28 to 42 डेज याद रखें। ठाकुर जी, पारुल जी याद रखना 28 to 42 डेज। ठीक है, 28 दिन से लेकर 42 दिन तक, 28 डेज से 42 डेज तक हम लोग ब्लड को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, माही जी ने भी बता दिया है कि सर यहाँ पे 21 दिन, 35 दिन, 42 दिन, ये डिपेंड करता है कौन कौन सा सब्सटेंस उसके अंदर डाला जाता है। बट एक रेंज पूछी जाए तुम लोगों से तो रेंज याद रखें, है ना, 42 डेज, 28 डेज, 42 डेज तक। सुमित्रा प्रजापति जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चलें, अगला सवाल मेरा आप सभी के लिए, जरा जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि सर अगर यहाँ पे रेबीज हो जाए पेशेंट को, अगर यहाँ पे कुत्ता काट जाए पेशेंट को, तो यहाँ पे घाव, यहाँ पे वुंड को कितने देर तक धोना पड़ेगा, यहाँ पे वुंड को कितने देर तक धोना पड़ेगा? वीडियो रिक्वेस्ट लास्ट में एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, लास्ट में एक्सेप्ट करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। कल तो नहीं हो पा रही थी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी, बट आज लास्ट में कोशिश करेंगे, अगर हो जाए तो। थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, जल्दी से बताएं। अगर मैं रेबीज की बात करता हूं, यहाँ पे कुत्ता खा जाएगा तो कितनी देर तक धोना है घाव को, कितनी देर तक घाव को धोना पड़ेगा अगर यहाँ पे डॉगी खा जाए? मैं बिल्कुल अच्छा हूं सुमित्रा जी, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम शानदार, आपके सामने हूं, बिल्कुल देखें जरा, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से फटाफट से आंसर बताएं। 15 मिनट तक धोना है ना, 15 मिनट तक धोना पड़ेगा। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है कि सर 15 मिनट तक घाव को धोना पड़ेगा अगर कुत्ता काट जाए यहाँ पे हम लोगों को, ना। ध्यान से सुनना, अगर डॉग काट जाता है यहाँ पे, सर 3 कैटेगरी में बांटा गया है हमने डॉग बाइट को, 3 कैटेगरी के अंदर हमने डॉग बाइट को बांट रखा है यहाँ पे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अगर यहाँ पे माइनर छोटे मोटे स्क्रैचेज हैं, बट 15 मिनट याद रखें। शीतल जी 15 मिनट याद रखें, परफेक्ट आंसर, एकदम शानदार। WHO ने बोला है कि आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स तक धोना ही धोना है। गुड इवनिंग अंजना जी, ध्यान से सुने मेरी बात। अगर यहाँ पे 3 कैटेगरीज में हमने रेबीज को बांटा है, 3 कैटेगरीज के अंदर अगर छोटे मोटे माइनर स्क्रैचेस लगे हैं, ब्लड लॉस नहीं हुआ है, तो सिर्फ वैक्सीन लगा दी जाए, काम चल जाएगा। बट अगर कुत्ते ने बहुत जोर से बटका भर लिया, ब्लड आ गया है, टिश्यू को खींच लिया है ना, यहाँ पे अगर पेशेंट के इंजरी हो गई है, यहाँ पे ब्लड लॉस हो गया है, तो याद रखें यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर हमें पेशेंट को वैक्सीन लगानी पड़ेगी, है ना, वुंड क्लियर करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा घाव को अच्छे से, और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना पड़ता है, साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना पड़ता है। याद रखें, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकता जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को पता होता है, पता होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि बहुत सारे PSCs के अंदर, है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर बहुत सारे लोग करते क्या है, सिर्फ वैक्सीन लगा देते हैं, है ना, सिर्फ वैक्सीन लगा देते हैं, सिर्फ वैक्सीन लगा के छोड़ देते हैं। सिर्फ वैक्सीन लगा के छोड़ना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है बच्चों, याद रखिए। सिर्फ वैक्सीन लगा के छोड़ने से सत्यानाश हो जाएगा यहाँ पे। सिर्फ वैक्सीन लगा के कभी भी नहीं छोड़ना है। सिर्फ वैक्सीन लगा के छोड़ दिया पेशेंट को, और यहाँ पे आपने, शालू जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सिर्फ वैक्सीन लगा के छोड़ दिया, और यहाँ पे अगर आपने गलती से पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगाया तो पेशेंट थोड़े दिन बाद रेबीज के साथ आप सभी के साथ आएगा, है ना। पेशेंट रेबीज के आपके सिम्टम के साथ आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो रेबीज की पहचान कराता है, जल्दी से बताओ मुझे। रानी जी कैसे हैं? हेलो, कैसे हैं आप?
कैसे हैं आप बताएं जल्दी से। चलो वापस से बता देता हूं, 3 कैटेगरीज, कैटेगरी ए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। याद रखें, कैटेगरी सेकंड में सिर्फ वैक्सीन लगानी होती है, कैटेगरी थर्ड के अंदर वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों लगाने होते हैं। दोबारा से सुने, कैटेगरी 3 होती है। पहली कैटेगरीज के अंदर आप लोग सिर्फ वुंड क्लियर कर सकते हो, पेशेंट का घाव अच्छे से धो दो, वैक्सीन लगवानी है तो लगवाएं, ना भी लगाएं तो भी काम चलेगा, है ना। क्योंकि अगर पेशेंट को कुत्ते ने सिर्फ टच किया है या थोड़ा सा स्क्रैच लग गया छोटा सा, है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगा है, या ब्लड को बिल्कुल ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आया है, या सिर्फ सलाइवा लगा है स्किन के, या सिर्फ सलाइवा लगा है स्किन के, ये कैटेगरी 1 होती है। कैटेगरी 1 के अंदर हमेशा याद रखें, पेशेंट का घाव धो दें, जगह को धो दें अच्छे से, पहला पॉइंट। दूसरी कैटेगरी के अंदर वैक्सीन लगवाना होता है। दूसरी कैटेगरी के अंदर पेशेंट के अंदर स्किन पे क्रैच आ जाएंगे, स्किन के ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे, बट ब्लीडिंग नहीं होती कैटेगरी 2 के अंदर। कैटेगरी 3 के अंदर बच्चों याद रखें, बटका जोर से भरा जाता है। कैटेगरी 3 में बटका जोर से भरा जाता है, और बटका जोर से भरा जाएगा तो टीके भी ज्यादा लगेंगे। यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाना पड़ता है और यहाँ पे वैक्सीन भी लगानी पड़ती है। याद रखें, इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ लगाया जाता है? जिस जगह कुत्ते ने काटा है। मान लो इस हाथ पे कुत्ते ने काट लिया, यहां से कुत्ते ने बटका भरा है, तो मैं इस स्किन के, इस वुंड के चारों साइड इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाऊंगा। इस वुंड के चारों साइड इम्यूनोग्लोबुलिन लगाऊंगा। चारों साइड में आप लोग याद रखें, इंट्रामस्कुलर रूट से इम्यूनोग्लोबुलिन लगाऊंगा पेशेंट के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगाया थर्ड कैटेगरी में, थोड़े दिन बाद पेशेंट बहू बहू करता तुम्हारे पास आएगा। कैसे आएगा? बहू बहू करता आएगा। और गलती से आके पेशेंट ने तुम्हें काट लिया, अगर तुम्हें काट लिया तो याद रखना तुम्हें भी रेबीज हो जाएगा। पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कुत्ता काट गया है, पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं, तो याद रखें, पानी से डर लगता है कुत्ते को। पानी से, कुत्ते को नहीं, इंसान को हाइड्रोफोबिया होता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बट याद रखें, आप पेशेंट के पास हवा करेंगे ना, ऐसे हाथ से हवा करके देखना, पेशेंट के पास हाथ से हवा करना है ऐसे जोर जोर से, पेशेंट डर जाएगा। पेशेंट हवा से भी डरने लग जाता है ना। पेशेंट सिर्फ पानी से डरे जरूरी नहीं है, पेशेंट हवा से भी डरता है। ठीक है, ठीक है। चलें सर, आपका भाई भी पढ़ रहा है हमारे साथ। मेरे भाई को पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों ठीक है, वो बहुत पढ़ लिया है ऑलरेडी वो बहुत पढ़ लिया है ना, वो बहुत अच्छा पढ़ता है भाई, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। वो कह रहा है कि अब आप पढ़ लियो, मेरे को ऐसे बोलता है आप पढ़ लियो, इतना आप बहुत हो, मैं पढ़ के क्या करूंगा, अगर घर में सारे पढ़ लेंगे तो फिर अनपढ़ कौन रहेगा, ऐसे बोलता है वो, है ना। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ ठीक है रहने दे तू। सर अभी कुछ दिन पहले ही केस देखा था न्यूज में रेबीज का। बिल्कुल, बहुत सारे केसेस आते हैं रेबीज के बच्चों, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के अंदर। कई बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज याद रखें इस क्वेश्चन को, गलती ना करके आए इसके बारे में। चलें अगला सवाल नेहा जी बताएंगे। अब दोबारा से अगला क्वेश्चन नेहा जी के लिए। नेहा जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि आयरन को स्टोर किया जाता है कौन से फॉर्म में? आयरन को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? जल्दी से बताएं, आयरन किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? जल्दी से आंसर करें। निशा वर्मा जी आंसर करें, रितिका जी आंसर करें। आयरन को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ। अरे सिंपल से क्वेश्चन है, आयरन किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? ठीक है, जल्दी से आंसर कर दें, इतना टाइम नहीं लगाओ बच्चों, है ना, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बातें तुम्हें बता पाऊं। आयरन किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है ना। याद रखें, हमेशा कैटेगरी 3 के अंदर याद रखना इम्यूनोग्लोबुलिन लगता है। कैटेगरी सेकंड के अंदर सिर्फ वैक्सीन लगती है। बिल्कुल ऋतिक जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, फेरेटिन फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे पूछा जाए मोस्ट कॉमन अनीमिया प्रेगनेंसी में कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन अनीमिया प्रेगनेंसी में कौन सा होता है? जल्दी से बताएं। मोस्ट कॉमन अनीमिया आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया होता है प्रेगनेंसी के अंदर। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन एंड डेफिशिएंसी अनीमिया, मोस्ट कॉमन डाइमॉर्फिक अनीमिया बोला जाता है इसको, जो प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। एक और बात याद रखिए, प्रेगनेंसी के अंदर अगर लेवल हीमोग्लोबिन का लेवल 11 है और 11 से ज्यादा है ना। अभी मैं आपकी क्लास ही देख रहा था सर, थैंक यू सो मच हैप्पी कटियार जी, थैंक यू वेरी मच। ध्यान से सुने, अगर यहाँ पे अनीमिया के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर अगर 11 हम लोगों को 11 या 11 से ज्यादा हम लोगों को हीमोग्लोबिन मिलता है, तो याद रखना दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल अनीमिया, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल अनीमिया। बट अगर हम लोगों को 11 से कम मिलता है, 11 से कम मिलता है, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। सोनम सिंह जी आप बताएं आप कैसे हैं? स्वागत है आपका मेरे इस लाइव सेशन के अंदर। ध्यान से देखें, 11 से कम मिलेगा। अगर 11 से कम मिलता है हम लोगों को, तो 11 से कम का मतलब है दैट इज पैथोलॉजिकल अनीमिया। तुम्हारे एग्जाम में नोटसेट 4 में क्वेश्चन आया था बच्चों कि एक पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन का लेवल, प्रेग्नेंट पेशेंट का हीमोग्लोबिन का लेवल 10 है। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, तुम्हारे नोटसेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन का लेवल 10 है।
10 हीमोग्लोबिन है, पेशेंट प्रेग्नेंट है। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत आप लोग पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे? तो ऑप्शन के अंदर दे रखा था, ऑप्शन में तुम्हें क्या दे रखा था? ऑप्शन के अंदर दे रखा था बच्चों कि यहाँ पे 1 टेबलेट आयरन एंड फोलिक एसिड की दी जाएगी, यहाँ पे 2 टेबलेट आयरन फोलिक एसिड की दी जाएगी, यहाँ पे 3 टेबलेट आयरन फोलिक एसिड की दी जाएगी, यहाँ पे 4 टेबलेट आयरन फोलिक एसिड की दी जाएगी। जरा क्वेश्चन सुन लिया तुम सभी ने, और मुझे पता है तुम सारे अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 1 टेबलेट आयरन फोलिक एसिड पे टिक करके आए थे सारे के सारे, कि प्रेगनेंसी में तो हम 1 टेबलेट देते हैं आयरन की और फोलिक एसिड की, और यही तो पूछा है एग्जामिनर ने। वो नोट सेट है लाला, वो नोट सेट है ना, उसने पूछा तो यही था, है ना। देखो रानी प्रजापति जी ने अभी भी गलती कर दी है, उसने पूछा था प्रेगनेंसी में कितनी टेबलेट देते हैं आयरन फोलिक एसिड की, बिल्कुल यही पूछा था उसने। बट याद रखना उसने पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 10 दे दिया था, और अगर पेशेंट में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 10 है तो ये पैथोलॉजिकल अनीमिया, और पैथोलॉजिकल अनीमिया में हमेशा डोज डबल हो जाती है, हमेशा डोज डबल हो जाती है। तो 60 mg एलिमेंटल आयरन दिया जाता है, 500 माइक्रोग्राम क्या दिया जाता है? फोलिक एसिड दी जाती है। याद रखें सारे के सारे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार तुम्हारे एग्जाम में एग्जामिनर कंफ्यूज करवा देता है तुम लोगों को। क्या बोल देगा कि पैथोलॉजिकल अनीमिया नहीं बोला उसने डायरेक्ट, उसने सिर्फ क्या बोल दिया, उसने सिर्फ आप लोगों को डोज दे दी, है ना, उसने हीमोग्लोबिन का अमाउंट दे दिया। तो हीमोग्लोबिन जैसे ही 11 से कम है डबल हो जाएगी डोज। याद रखें फिर हमें अनीमिया का प्रोफाइल एक्सिस नहीं करना, हमें अनीमिया का ट्रीटमेंट करना है। अगला क्वेश्चन तुम सभी के लिए, अनीमिया से ही अगला क्वेश्चन तुम सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताना है तुम लोगों को। अगर पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, अगर पेशेंट को पहले कोई बच्चा था जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ था, अब बताएं आप लोग कि अब पेशेंट को फोलिक एसिड की डोज क्या देंगे। मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूं, मैं दिल्ली से लाइव हूं, मैं ना ही जयपुर हूं अभी, ना ही लखनऊ हूं, है ना, मैं दिल्ली हूं अभी। ठीक है बच्चों, चलें अगला क्वेश्चन बताएं फटाफट। अगला क्वेश्चन, अगर किसी पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, कोई प्रेग्नेंट पेशेंट था जिसके पहले जो बच्चा हुआ था पुराना वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ था। क्या बात है जुनेद जी, ऐसे आंसर दिल जीत लेते हैं मेरा, इतना सटीक आंसर जो फेंक के मारता है ना। बिल्कुल डबल नहीं देंगे, यहाँ पे डोज 400 माइक्रोग्राम से सीधा 4000 माइक्रोग्राम हो जाती है अगर किसी पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, और ये मैंने मेरी क्लासेस के अंदर बहुत बार पढ़ाया तुम लोगों को। एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर पेशेंट को सिकल सेल अनीमिया है प्रेगनेंसी के अंदर, अगर पेशेंट को सिकल सेल अनीमिया है प्रेगनेंसी के अंदर, तो बताएं जल्दी से यहाँ पे कितना फोलिक एसिड रहने वाला है। बिल्कुल सेमिनार के लिए आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं ठीक है, चलें, मैं नहीं आऊंगा अभी, मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा अभी, ठीक है, चलें। इट्स ऑल योर कमाल, थैंक यू सो मच जुनेद जी। अगला सवाल आप सभी से, अगर पेशेंट को सिकल सेल अनीमिया है, अगर पेशेंट को सिकल सेल अनीमिया है, अब बताएं डोज क्या रहेगी, जल्दी से बता दो इसका, ताकि मैं अगला सवाल पूछ लूं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बता दो, अगला सवाल पूछ लूं, ताकि अगर सिकल सेल अनीमिया तो डोज क्या रहेगी। अरे सर ये आपने बताया ही नहीं था, ये तो क्लास में बताया ही नहीं था सर, गद्दारी कर दी सर, ये गलत है, चीटिंग है सर, ये है ना, चीटिंग है। अरे बताया था, अब हम क्या करें, तुम्हारा ध्यान कहीं और था तो है, तुम चैटिंग में लगे हुए थे, तुम कमेंट सेक्शन में देख रहे थे किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी। सुमित्रा प्रजापति जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसको पहले वाले बच्चा जो था, जो पुराना बच्चा था, अगर उसके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ था, तो इस प्रेगनेंसी के अंदर, जो अब वाली प्रेगनेंसी है उसके अंदर पेशेंट को जो डोज दी जाएगी, याद रखें वो डोज कितनी दी जाएगी, वो डोज दी जाएगी 4000 माइक्रोग्राम डोज दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट को सिकल सेल अनीमिया है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो डोज 5000 माइक्रोग्राम हो जाती है, 5000 माइक्रोग्राम, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया में डोज और ज्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम आयरन का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, मैक्सिमम फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, और मैक्सिमम विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है। 3 क्वेश्चंस आप सभी के लिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। आयरन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ड्यूडनम के अंदर होता है, ड्यूडनम में होता है, ड्यूडनम के सेकंड पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का। अगर कोई पूछे तुमसे फोलिक एसिड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, फोलिक एसिड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम के अंदर होता है, ठीक है। और मेरे प्यार से डर लगता है, अरे हैप्पी कटियार जी ये ऐसी बातें ना करें, लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, ऐसी बात ना करें। चले अगली बातें पूछे मुझसे, है ना, ऐसा इंसान नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, है ना, ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं आदमी हूं और आदमी से प्यार करता हूं, ऐसी वाली बात ना करें बिल्कुल भी ठीक है बच्चों, चले ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, ठीक है।
और बाकी आप सभी का प्रेम है, प्रेम भाव है, आप सभी का थोड़ा सा अटैचमेंट है कि आप लोगों को कुछ सुनना अच्छा लगता है, आप लोगों को मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं, आप लोगों को समझ में आती है चीजें, इसलिए आप लोग जुड़े रहते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो समझे, थोड़ी सी भावनाएं समझे, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं यार। चलें अगला सवाल फटाफट से सुने। जैजुनम में किसका होता है? जैजुनम में फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। जैजुनम में फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन टर्मिनल इलियम के अंदर होता है। किसमें होता है? टर्मिनल इलियम के अंदर होता है। ठीक है, चलें अगला सवाल तुम सभी के लिए, फटाफट से अगला सवाल तुम सभी के लिए, अगला सवाल आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर जल्दी आ रहा है, जरा तैयार रहें। अगला सवाल सर, मैं तो आपकी वॉइस से ही मजा आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हैप्पी जी, थैंक यू सो मच। चले अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप सभी ने सोचा है कि आयरन की गोली कब देनी चाहिए? आयरन की गोली कब देनी चाहिए? क्या मैं आयरन की गोली खाली पेट दे दूं? क्या मैं आयरन की गोली खाने के साथ दे दूं? क्या नाश्ते के साथ दे दूं? क्या पेशेंट को बोल दूं मुंह खोल, जब तेरा मन करे तब ले लेना आयरन की गोली, या सोते टाइम ले लेना? जल्दी से बताएं, आयरन की गोली देने का सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब समय क्या रह सकता है? याद रखें, आयरन की गोली देने का सबसे बेहतरीन समय, नेहा जी फोड़ दिए जाओगे अगर एम्प्टी स्टमक बोला। क्लास में क्वेश्चन करवाया था, तुम भी क्लास में थे, मेरे को अच्छे से याद है। आयरन की गोली हमेशा खाना खाने के 2 घंटे बाद देना सबसे बेहतरीन समय रहता है। सबसे शानदार आंसर है, आयरन की टेबलेट कब देनी है? आफ्टर मील, 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद देनी है। सबसे शानदार आंसर याद रखें बच्चों। हमेशा खाली पेट अगर आयरन दे दिया तो पेशेंट को ऐसी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी गड़बड़ हो जाएगी कि पेशेंट ऐसी गाली निकाल के जाएगा, मैं बता भी नहीं सकता हूं तुम्हें। ठीक है, तो खाना खाने के बाद, खाना खाने के 2 घंटे के बाद देनी है। कभी भी एम्प्टी स्टमक अवॉइड करते हैं, नहीं दी जाती अवॉइड। एम्प्टी स्टमक में गैस्ट्राइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, हमेशा आयरन की गोली के साथ हम लोग विटामिन सी रिच प्रोडक्ट्स देते हैं, विटामिन सी, खट्टे सिट्रस फ्रूट्स देते हैं हम लोग। रागिनी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है, चलें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप सभी को बताया मैंने, याद रखें। और ये भी मैंने बता रखा है तुम्हें, एसिडिक पीएच है ना, एसिडिक पीएच आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। और जितने भी दूसरे सामान होते हैं, जैसे कि दूसरे जितने भी आइटम्स होते हैं, जैसे कि बताऊं मैं, एल्केलाइन पीएच, जैसे कि फाइटेट्स, टैनिन्स है ना, कॉफी, चाय, ये सारी, और कैल्शियम, ये सब कभी भी नहीं देनी। दूध दही कभी नहीं देना। डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है आयरन के साथ, वरना पेशेंट बहुत भद्दी गाली निकाल के जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम लोग ऐसी गाली सुनो। बच्चों मेरा एक तुमसे सवाल है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में सारे पैरामीटर्स कम होते हैं, सारे पैरामीटर्स कम होंगे। सीरम फेरेटिनिन कम होगा, ट्रांसफेरिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, हर चीज कम होती है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में। सिर्फ एक पैरामीटर बढ़ता है, सिर्फ एक पैरामीटर बढ़ता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में। और वो कौन सा पैरामीटर होता है, जरा मुझे जल्दी से देखते हैं पूरी क्लास के अंदर कौन सा ऐसा बालक है जो बता पाएगा इस बात को कि सर सिर्फ एक पैरामीटर बढ़ता है, और वो कौन सा पैरामीटर होता है जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में बढ़ता है? ठीक है, संतरा याद ना रखें, संतरा सबसे रिच नहीं होता, विटामिन सी में सबसे रिच होता है इंडियन गूसबेरी, आंवला बोला जाता है उसको। अगर ऑप्शन में संतरा टिक करके आ गए तो याद रखें -33 वाला संतरा मिल जाएगा। तो याद रखें, ऑप्शन के अंदर हमेशा यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन गूसबेरी, आंवला सबसे रिच सोर्स होता है, आंवला सबसे रिच होता है। चलिए अगला सवाल जो पूछा मैंने, सारे पैरामीटर बढ़ते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, सारे पैरामीटर डिक्रीज होंगे, सिर्फ एक पैरामीटर बढ़ता है, वो कौन सा पैरामीटर है? हिमेटोक्रिट नहीं, हिमेटोक्रिट नहीं बच्चे, हिमेटोक्रिट नहीं पूछ रहा हूं मैं, हिमेटोक्रिट नहीं पूछ रहा हूं मैं। चलें जल्दी से बताएं, याद रखें यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है, वो है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, बाकी सभी कम होता है, बाकी सभी कम होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। दिस इज द 5 स्टार क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा गया बच्चों, याद रखेंगे। और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ भी बढ़ती है, ठीक है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ भी बढ़ेगी, रेटिकुलोसाइट काउंट भी बढ़ते हैं। वेरी गुड माही प्रजापति जी, क्या बात है, परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया बच्चों, सीख गए हो, मतलब तुम लोग सीख गए हो तुम लोग। तो अब मैंने तुम्हें बता दी, बाकी सारी चीजें कम होती है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम होगा, यहाँ पे MCV भी कम होता है, यहाँ पे सीरम फेरेटिनिन भी कम होता है, यहाँ पे सीरम आयरन भी कम होता है, यहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है ना? बिल्कुल पारुल जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ भी बढ़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे इरेथ्रोपोएटिन का लेवल भी बढ़ेगा।
ठीक है, इरेथ्रोपोएटिन का लेवल भी बढ़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए, जो कई बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर आते हैं। जरा मुझे बताएं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर अगर आप लोग ओरल रूट या आईवी रूट से आयरन दे रहे हो किसी पेशेंट को, तो आयरन दोबारा से मैं पेशेंट को कब सलाह दूं, मैं पेशेंट को कब एडवाइस करूं कि दोबारा से सीबीसी करवा के आओ, दोबारा से हीमोग्लोबिन चेक करवा के आओ, कि हम देख लें कि कितना आयरन बढ़ा है हमें देखना है। अगर तो मैं पेशेंट को कितने दिनों बाद दोबारा से रिपीट करवाने के लिए बोलूंगा कि भैया सीबीसी दोबारा से रिपीट करवा लो। हीर जी आप लेट हो गए, बिल्कुल लेट तो हो गए हो थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, वीडियो यहीं रहेगी, वीडियो कहीं नहीं जा रही, वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप देख सकते हैं बाद में भी। ठीक है, चलें जल्दी से बताएं मुझे बताएं। मेरा सवाल है आप सभी से, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी से, जल्दी से उसका आंसर बताएं कि यहाँ पे अगर पेशेंट को ओरल रूट से या फिर मैं आईवी रूट से आयरन थेरेपी दे रहा हूं, तो मैं पेशेंट को दोबारा से मैं कितने दिनों बाद बुलाऊंगा। रागिनी जी कह रहे हैं सर 4 हफ्ते बाद बुलाओगे, क्या बात है, परफेक्ट रागिनी जी, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर है यहाँ पे, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों। याद रखें, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे सर एक बात बताएं, बर्टोनियन लाइंस कहाँ पे देखने को मिलती है। मेरा क्वेश्चन है बर्टोनियन लाइंस कहाँ पे देखने को मिलेगी। तमन्ना जी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, मंदोली जी बताएंगे, ममता जी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि सर बर्टोनियन लाइन कहाँ पे देखने को मिलती है। कौन सी पॉइजनिंग के अंदर बर्टोनियन लाइन देखने को मिलेगी, कौन सी पॉइजनिंग के अंदर बर्टोनियन लाइंस देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, याद रखें, जल्दी से बताएं। फटाफट बताएं, नेहा जी बताएंगे, उषा वर्मा जी बताएंगे, जल्दी से जुड़ गए हैं ये हमारे साथ, और स्वागत आप सभी का मेरे सेशन के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से, बर्टोनियन लाइंस कहां पे देखने को मिलती है। ऑप्शन नहीं दिए जाते, बस यही खास बात है मेरे क्लास की, बिना ऑप्शन के आंसर याद रखने हैं तुम लोगों को। जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ये आपको गम्स पे देखने को मिलती है, ब्लू कलर की लाइन होती है, गम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, गम्स पे देखने को मिलती है, ब्लू कलर की लाइन होती है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड बर्टोनियन लाइन। कहां पे देखने को मिलती है, कौन सी पॉइजनिंग में देखने को मिलेगी, कितनी बार पढ़ाया है तुम लोगों को, कैसे भूल सकते हो तुम लोग इस क्वेश्चन को, है। दिस इज कॉल्ड लेड पॉइजनिंग। बच्चों लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलती है बर्टोनियन लाइन। लेड पॉइजनिंग को कैसे याद रखना है, पारुल ठाकुर जी, ABCDE और F, इन 6 चीजों से आप पूरी लेड पॉइजनिंग को याद रख सकते हैं। लेड पॉइजनिंग के कारण सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता है। ए से अनीमिया, कौन सा अनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। ध्यान से देखें, ए से अनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, बी से यहाँ पे बर्टोनियन लाइंस देखने को मिलती है, सी से यहाँ पे कोल्की पेन होता है एब्डोमेन में, कोल्की पेन देखने को मिलेगा, है ना, बिल्कुल शार्प पेन देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलते हैं। डी फॉर ड्रॉप बोले तो किसका ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप हो जाती है यहाँ पे, याद रखिए। डी फॉर रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप देखने को मिलता है लेड पॉइजनिंग के अंदर। ई फॉर एनकेफेलोपैथी देखने को मिलेगा, और एफ से फर्टिलिटी इश्यूज देखने को मिलते हैं लेड पॉइजनिंग की। खूबसूरत बात है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वापस से सुन ले, ABCDEF, इन 6 चीजों से आप लोग लेड पॉइजनिंग को याद रख सकते हैं। ए से अनीमिया, कौन सा अनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। बी से बर्टोनियन लाइंस देखने को मिलेगी, है ना, और सी से आप लोगों को कोल्की पेन स्टमक के अंदर, है ना, एकदम चुभता हुआ पेन देखने को मिलेगा। डी से आप लोगों को ड्रॉप देखने को मिलेगा, कौन से ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप देखने को मिलेंगे। ई से आपको एनकेफेलोपैथी देखने को मिलेगी, और एफ से फर्टिलिटी इश्यूज देखने को मिलेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझ आए? अरे जल्दी से बताएं, क्या लेड पॉइजनिंग समझ आई सभी बच्चों को? जल्दी से बता दो। चलें अगली बात करते हैं, थैलेसीमिया। बच्चों बस एक ही सवाल है मेरे लिए, मेरे तुम सभी के लिए, थैलेसीमिया के ऊपर, थैलेसीमिया का सबसे अच्छी जांच बताएं, सबसे अच्छा टेस्ट बताएं थैलेसीमिया को पता लगाने के लिए। मैं कौन सी टेस्ट सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा टेस्ट करूं मैं थैलेसीमिया को पता लगाने के लिए? जल्दी से बताएं, थैलेसीमिया का पता लगाने के लिए सबसे अच्छी जांच कौन सी रहती है यहाँ पे, सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है थैलेसीमिया को पता लगाने के लिए? ममता जी जल्दी से आंसर बता दें मुझे, सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है थैलेसीमिया का पता लगाने के लिए? अगर आप लोग बता देंगे तो दिल खुश हो जाएगा मेरा, और वरना फिर वही बात है, अरे वरना फिर टूट जाएगा। बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं ऐसा कह रहे हैं नेहा जी, बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे नेहा जी। मुझे नहीं लगता बोन मैरो एस्पिरेशन किया जा सकता है।
चलें जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर करें बच्चों, जल्दी से आंसर करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन आप सभी के लिए कि यहां पे हम लोग थैलेसीमिया के लिए कैसे पता लगाएं, थैलेसीमिया के लिए कैसे पता लगेगा, जल्दी से बताओ। सीबीसी करवा लो है ना, HbA2 करवा लो। और अरे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे अच्छी बात होती है यहाँ पे, जिससे हमें चैन की डिफेक्ट का पता लगता है। कौन से चैन का डिफेक्ट है ये पता लगाने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे अच्छी जांच होती है। यहाँ पे हमें डिफेक्ट का पता लगता है, कौन सी चेन का डिफेक्ट है ये हमें पता लगेगा। याद रखें थैलेसीमिया के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है तो वो यही सवाल है। क्या बात समझ आ गई? चले ठीक है सर, ये सारी बातें समझ आ गई हम लोगों को। इतनी बातें अगर आपने समझ ली अच्छे से अनीमिया के बारे में, अगर इतनी सारी बातें आपने अनीमिया के बारे में समझ ली है तो मुझे एक बात बताएं कि सर मोस्ट कॉमन अनीमिया वेजिटेरियंस पॉपुलेशन के अंदर, वेजिटेरियंस पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन अनीमिया कौन सा मिलता है? जल्दी से बताएं, वेजिटेरियन लोगों में मोस्ट कॉमन अनीमिया कौन सा रहेगा? जल्दी से बताओ। मोस्ट कॉमन अनीमिया वेजिटेटिव पॉपुलेशन में, शाकाहारी लोगों के अंदर मोस्ट कॉमन अनीमिया कौन सा रहने वाला है भारत देश के अंदर? जल्दी से बताएं, फटाफट बता दो बच्चों, फटाफट बताओ, फटाफट आंसर बता दो। विटामिन B12, क्या बात है ना, विटामिन B12 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। एंड विटामिन B12 अनीमिया मिगेलोब्लास्टिक अनीमिया कहा जाता है, इसको याद रखें। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का, याद रखें इसको। कई बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछा गया ये है ना, कई बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछा गया। चलें, यहां तक सारी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से, तो अब कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं तुमसे पूछ लेता हूं फटाफट से। जल्दी से मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताते जाएं, जल्दी से मुझे अच्छे अच्छे। अगर मैं, याद ध्यान से सुने, अगर ब्लड के अंदर से ब्लड सेल को निकाल दूं तो क्या बनेगा? अगर मैं ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल दूंगा तो क्या बोला जाएगा उसको? जल्दी से बताएं। अगर मैं ब्लड में से ब्लड सेल्स को भगा दूं, है ना, मैंने उसको बोल दिया भग यहां से, भग यहां से, भग यहां से, हैं, ब्लड सेल्स को मैंने ऐसे बोल दिया भग यहां से निकल। अरे अब क्या बच जाएगा? अगर ब्लड सेल गायब हो गए तो क्या बचेगा सिर्फ? जल्दी से बताएं कश्यप जी, जल्दी से बताएं। नेहा जी, प्लाज्मा बचेगा, परफेक्ट आंसर है, प्राउड ऑफ यू बच्चे, प्लाज्मा बचेगा, बिल्कुल बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे अगर मैं पूछता हूं यहाँ पे टोटल कितने क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स कितने प्रेजेंट होते हैं? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ, टोटल नंबर ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं? जल्दी से बताओ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरा, वारफेरिन का एंटीडोट बताएं फटाफट, वारफेरिन का एंटीडोट क्या रहेगा? जल्दी से बताओ, वारफेरिन का एंटीडोट क्या रहेगा? जल्दी से क्वेश्चन के आंसर बताते जाएं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल। प्लाज्मा, टोटल नंबर ऑफ क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं यहाँ पे? 12 वालों, 12 वालों, अरे 12 वालों, याद रखें यहाँ पे कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। 13 होते हैं, बिल्कुल शीतल जी, क्या बात है, परफेक्ट आंसर है। 13 क्लोटिंग फैक्टर्स, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स। 12 पढ़े हैं तो 12 से आज के बाद 12 वालों गलती मत करके आना। 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं टोटल। वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है, बिल्कुल सही आंसर है। बट मेरा एक शानदार सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी से बताएं जरा, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो क्लोटिंग के अंदर, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताएं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का नाम जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताओ जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करेगा आप सभी की, मेरे में, तुम्हारे में, हम सभी में ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो मदद करता है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताएं। किरण चौहान जी बताएंगे, बड़ा लेट आए हैं ये। कैल्शियम करता है, नेहा जी परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल। जल्दी से अगला सवाल है मेरा कि सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होती है? कौन से क्रोमोसोम नंबर पे AB ब्लड ग्रुपिंग प्रेजेंट होती है? जल्दी से बताएं, कौन सा क्रोमोसोम नंबर होता है जो AB ब्लड ग्रुप की जिम्मेदारी संभालता है? फटाफट आंसर करें इस क्वेश्चन का, जल्दी से क्वेश्चन करें, जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर बताएं इस क्वेश्चन का। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कौन से क्रोमोसोम नंबर पे हमारे AB ब्लड ग्रुप का मामला सेट होता है? बिल्कुल बताएं जल्दी से, कौन से क्रोमोसोम नंबर से AB ब्लड ग्रुपिंग ने सेटिंग कर रखी है? जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो।
कौन से क्रोमोसोम नंबर कौन से क्रोमोसोम नंबर? अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बिल्कुल 9 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। आरएच फैक्टर बताएं, आरएच फैक्टर किस पे प्रेजेंट होता है? आरएच फैक्टर बताएं जल्दी से। आरएच फैक्टर कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा? फटाफट से बताते जाएं, फटाफट से बताते जाएं बच्चों। आरएच फैक्टर कौन से नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? जल्दी से बताएं, क्वेश्चन का जवाब बताएं जल्दी से। आरएच फैक्टर कौन से नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? आरएच फैक्टर बच्चों, आरएच फैक्टर पूछ रहा हूं मैं। क्रोमोसोम 1 पे होता है। सर्वाइवर जी वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार आंसर। क्रोमोसोम 1 पे आरएच फैक्टर होता है और ब्लड ग्रुपिंग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्रोमोसोम नंबर 9 पे होती है। वेरी गुड। अगला सवाल है मेरा, मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड, सबसे ज्यादा ब्लड कोई कहां प्रेजेंट होता है? आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, वेन्यूल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर? जल्दी से बताएं, चारों में से एक ऑप्शन है आप सभी के पास। मैक्सिमम ब्लड रिजर्वायर कहां पे होता है? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या फिर आपका वेन्यूल्स? जल्दी से बताएं, मैक्सिमम ब्लड रिजर्वायर कहां पे होगा? फटाफट से बताओ, मैक्सिमम ब्लड रिजर्वायर, सबसे ज्यादा ब्लड कहां पे प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर? जय श्री कृष्णा आयुषी जी, कैसे हैं आप? फटाफट बताएं, मैक्सिमम ब्लड कहां पे रिजर्व रहता है? आर्टरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज? जल्दी से बताएं। रानी जी कह रहे हैं सर आर्टरी में रहता है, क्या बात है। अंजलि जी कह रहे हैं कैपिलरीज में रहता है, बहुत बढ़िया। और शीतल जी कह रहे हैं आर्टरीज में रहता है, क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। आर्टरीज वालों, कैपिलरीज वालों, और बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देते हो तुम लोग, क्या बात है। इतना अच्छे से कैसे जानते हो तुम लोग मुझे कि सर आप जो पूछोगे वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो हमें आता होगा। ऐसा फोड़ेंगे पकड़ के तुम सभी को। माही प्रजापति जी, दिल जीत लिए हो ये क्वेश्चन, क्योंकि माही जी इसलिए बता पाए, इन्होंने मेरे लाइव सेशन देखे हैं सारे के सारे, इन्होंने मेरे सारे लाइव सेशन देखे हैं। और ऐसे लाइव सेशंस में मैंने ये सारे भ्रम दूर कर रखे हैं लोगों के कि कैपिलरीज और आर्टरीज के अंदर कभी भी मैक्सिमम रिजर्वायर नहीं होता ब्लड का। मैक्सिमम रिजर्वायर वेन्स होता है बच्चों, याद रखें। वेन्स के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड रिजर्व रहता है, ना आर्टरीज में रहता, ना कैपिलरीज के अंदर रहता, ना वेन्यूल्स के अंदर रहता, सबसे ज्यादा वेन्स के अंदर रहता है। ठीक है, तो आज के बाद याद रखें प्लीज, वेन्स के अंदर सबसे ज्यादा रिजर्वायर रहता है ब्लड का, याद रखना। इस क्वेश्चन को गलत मत करके आना। अगला सवाल है मेरा, अगर तुम्हें पता लगाना है कि किसी पेशेंट को थैंक यू सो मच। अगला, अगर तुम्हें पता लगाना है किसी पेशेंट को कैपिलरीज नहीं है, संध्या जायसवाल जी अभी भी कैपिलरीज के पीछे पड़े हो तुम, वेन्स को पकड़ लें प्लीज, वेन्स को पकड़ लें। अगला सवाल है, किसी पेशेंट को क्रोनिक लीवर डिजीज है, क्रोनिक लीवर डिजीज का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा मार्कर क्या रहेगा? यहाँ पे क्रोनिक लीवर डिजीज को पता लगाने के लिए सबसे शानदार मार्कर क्या रहता है? जल्दी से बताएं। आज एक क्वेश्चन कराया था मैंने अनअकैडमी के मेरे लाइव सेशन के अंदर, आप सभी ने पढ़ा था, शायद जो बच्चे प्रेजेंट थे वो जरूर आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन का। सौम्या श्रीवास्तव जी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, लेट आए हैं तो सजा तो मिलेगी ही। क्रोनिक लीवर डिजीज के अंदर, क्रोनिक लीवर डिजीज के अंदर जल्दी से बताओ मुझे मोस्ट अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर, सबसे बढ़िया मार्कर जो क्रोनिक लीवर डिजीज के बारे में हमें बताता है, कौन सा रहेगा? एसजीओटी और एसजीपीटी रहेगा, पीटीआईएनआर रहेगा? क्या बात है, लाजवाब, क्या बड़े बड़े टेक्निकल आंसर आते हैं, हमें तो इनकी फुल फॉर्म भी नहीं याद। अरे भगवान, अरे शीतल जी, नेहा जी, हम तो फुल फॉर्म भूल गए इनकी, हमारा तो दिमाग चकरा गया देख के। पीटी और आईएनआर, ए भगवान, आईएनआर से है तो हमें बस करेंसी याद आती है, इंडियन रुपीज। आईएनआर से तो हम एक ही चीज जानते हैं, इंडियन रुपीज। माई प्रजापति जी, तुमने भी दिल तोड़ दिया, एक ही तो दिल है तुम्हारे गुरुजी के पास, कितनी बार तोड़ोगे उसको? अबे एल्बुमिन सुबह पढ़ाया है, एल्बुमिन क्लास में नहीं थे क्या, या सो रहे थे? अरे क्रोनिक लीवर डिजीज का सबसे शानदार मार्कर एल्बुमिन होता है। जिन भी पेशेंट में क्रोनिक लीवर डिजीज होती है उनमें एल्बुमिन की कमी हो जाती है। एसाइटिस का एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, बताया था क्रोनिक लीवर डिजीज के पेशेंट में एल्बुमिन चढ़ाना पड़ता है हम लोगों को बाहर से। तो याद रखे, क्रोनिक लीवर डिजीज के बारे में ना तो एसजीपीटी बताता, ना एसजीओटी बताता, ना ही इंडियन रुपीज आईएनआर बताता, ना ही पीटी बताता। कौन बताता है? वो एल्बुमिन बताता है। ठीक है, एल्बुमिन बताता है, याद रखें, इस क्वेश्चन को गलत ना करके आए। बट क्रोनिक लीवर डिजीज, सिर्फ क्रोनिक लीवर डिजीज की बात कर रहा हूं मैं, एक्यूट लीवर डिजीज की बात नहीं कर रहा हूं। एक्यूट लीवर डिजीज में आपके याद रखें, है ना, एएसटी और एएलपी। एएसटी और एएलपी, अगर कोई तुमसे पूछता है एक्यूट लीवर डिजीज में भी एएसटी और एएलपी में से सबसे बेहतरीन मार्कर कौन सा है, तो याद रखना एएलपी। एएलपी सबसे बेहतरीन मार्कर होता है, एएसटी सबसे बेहतरीन नहीं होता। एक्यूट लीवर इंजरी के अंदर याद रखना, पता लगाना है तुम्हें, एक्यूट लीवर इंजरी हुई है, हाल फिलहाल में पेशेंट को इंजरी हुई है, तो याद रखना यहां पे सबसे अच्छा मार्कर होता है एएलपी। गॉट इट? चलें
अगला क्वेश्चन है मेरा, प्लेटलेट्स को स्टोर कितने टेम्परेचर पे करेंगे? कितने टेम्परेचर पे प्लेटलेट्स को स्टोर करेंगे? सर ये लाइव पोस्ट होगी क्या आईडी पे? बिल्कुल बिल्कुल पोस्ट रहेगी, सेव रहेगी आईडी पे, सेव रहेगी, है ना, सारी वीडियो सेव है। आज डे 4 है, डे 3 वाली वीडियोस भी सेव है और डे 4 वाली वीडियोस भी सेव रहेगी। अगला सवाल आप सभी से है बच्चों, जल्दी से बताएं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटलेट्स को कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ, प्लेटलेट्स को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे? जल्दी से बताएं, अरे जल्दी से बताओ, इतना टाइम ना लगाओ बे, अरे इतना टाइम ना लगाओ, सोना भी है सर को, सुबह उठना भी है। प्लेटलेट्स को -20 पे स्टोर कर दिया ऋतिक जी। अरे गुल्फी जम जाएगी, अरे नहीं नहीं, लालाओ गुल्फी जम जाएगी। बिल्कुल सर्वाइवर जी, परफेक्ट आंसर है। 20 से 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है प्लेटलेट्स को हमेशा। -20 पे अबे गुल्फी थोड़ी ना खानी है, उसकी बना के पेशेंट को चढ़ाएंगे। प्लेटलेट्स हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखी जाती है, प्लीज बच्चों याद रखें, है ना, प्लीज याद रखें, प्लेटलेट्स रूम टेम्परेचर पे स्टोर करी जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स को रूम टेम्परेचर पे रखना होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्लीज रूम टेम्परेचर ही टिक करके आए, ठीक है। 5 दिन तक स्टोर रखते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल आप सभी का, वेरी गुड बच्चों, याद रखना इस क्वेश्चन को। चले अगला क्वेश्चन बता दो फटाफट से मुझे। अगर मैं बात करता हूं तुम लोगों से, यहाँ पे अगला सवाल आप सभी के लिए मेरे स्क्रीन पे, हाँ, विटामिन के बारे में बता दें जल्दी से। विटामिन के बारे में बता दें, कौन कौन से फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा विटामिन के, कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, विटामिन के कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा? जल्दी से बता दें फटाफट से, फटाफट आंसर बताएं। विटामिन के कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है? फटाफट से बता दो, जल्दी से आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। विटामिन के कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है? जल्दी से बताएं। 2, 7 एंड 9 और 10 को क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, बिल्कुल बात याद रखें। विटामिन के 2, 7, 9, 10 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। 2, 7, 9, 10 को एक्टिवेट करता है विटामिन के, ठीक है, याद रखना। और वारफेरिन जो होता है वो इन 2, 7, 9, 10 को इनका काम बंद करवा देगा, है ना। वारफेरिन उल्टा काम करता है, विटामिन के इनको एक्टिवेट करता है और वारफेरिन इनको डीएक्टिवेट करने का काम करता है। तो क्योंकि अपोजिट है भाई, एंटीडोट है ना विटामिन के वारफेरिन का, तो वारफेरिन उल्टा काम करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखे। तो पूछा जाए तुमसे वारफेरिन कौन से क्लोटिंग फैक्टर पे काम करेगा, तो वारफेरिन भी 2, 7 और 9 और 10 पे ही काम करता है, बट वो उनको क्या कर देगा, उनका काम बंद करवाता है वारफेरिन, ठीक है। और विटामिन के इनको एक्टिवेट करवाते हैं। चलें अगला सवाल है मेरा, कायरोप्रेसिपिटेट को आप लोग कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करोगे? कायरोप्रेसिपिटेट एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, आज का आखिरी सवाल आप सभी के लिए, जल्दी से इसका आंसर बताएं। कायरोप्रेसिपिटेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को कितने डिग्री पे स्टोर किया जाता है? आज का आखिरी सवाल, जल्दी से मुझे बता दें इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर बताएं इसका। खुशबू खान जी आप आए हो और हम जाएंगे अभी, है ना, जल्दी से इसका आंसर बताएं। कायरोप्रेसिपिटेट को हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं? जल्दी से बताना। और एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलो आखिरी एक और क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेते हैं। कायरोप्रेसिपिटेट को, बिल्कुल सही बात है, -18 to -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है और 1 साल तक इनको, -30 नहीं, -18 to 20 डिग्री सेल्सियस, और याद रखें इनको 1 साल तक संभाल के रखा जा सकता है इस टेम्परेचर के ऊपर। और आखिरी सवाल आज का, आखिरी सवाल आज का, क्या मेरी बात सुन रहे हो? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कितने घंटे के अंदर अंदर खत्म करना होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कितने घंटे में खत्म करना होता है? जल्दी से बताओ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कितने घंटे में खत्म करना है? मुझे जल्दी से बता दें, फटाफट बताएं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कितने घंटे में? 4 घंटे में खत्म करना होता है। और बताएं जरा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन। 4 घंटे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को खत्म करना होता है विवेक जी। अगला सवाल मेरा, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन बताएं और आज का अध्याय को फिर समाप्त करेंगे। बच्चों मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे बोलते हैं? 24 घंटे में हमें कितना ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, उसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। जल्दी से बताओ, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन 24 घंटे के अंदर हमें कितना ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, तो हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं उसको। जल्दी से बताओ,
मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हम 24 आवर्स के अंदर कितना ब्लड चढ़ा दें पेशेंट के तो उस कंडीशन को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाएगा। जल्दी से बताएं कितना यूनिट ब्लड चढ़ा देते हैं पेशेंट को तो वहां पे पेशेंट को ये मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। बिल्कुल नेहा जी, मोर देन 4 यूनिट 1 आवर के अंदर, है ना। याद रखें, अगर हम लोग पेशेंट को 1 घंटे में 4 यूनिट ब्लड दे रहे हैं या फिर पूरे दिन के अंदर 10 यूनिट से ज्यादा ब्लड चढ़ा रहे हैं। दोबारा से सुन ले सारे बच्चे बात मेरी। नित्या गुप्ता जी क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद सोइएगा। आखिरी सवाल है, अगर हम 24 घंटे में पेशेंट को 10 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, 24 घंटे में 10 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं या फिर 4 घंटे के अंदर हम पेशेंट को 50% से ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाई जाती है कंडीशन। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त करूंगा मैं, आप सभी से अलविदा लूंगा इसी के साथ। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं। गुड नाइट बच्चों, मिलते हैं कल दोबारा से। कल हमारा 5th डे है ना, कल हमारा 5th डे। इतनी देर से कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था आपका, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आप जुड़े हुए थे मेरे साथ और आपने सारी बातें सुनी, बहुत अच्छी बात है। गद्दारी बिल्कुल नहीं करेंगे ईशान जी। कल 5वां डे है, 5वें दिन कल सेम टाइम पे मिलेंगे, 9:30 बजे रात को सेम टाइम पे मिलेंगे कल भी अपने सारे के सारे। और कल अपने 5th डे, कल भी एमएसएन की बातें करेंगे, कल रेस्पिरेशन, कार्डियोलॉजी और 2-4 टॉपिक्स और कवर करने की कोशिश करेंगे अगर हो जाए तो। आज मैंने ब्लड कवर किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था काफी तुम्हारा। एक क्वेश्चन पक्का आता है इसके अंदर से, कल हम कार्डियोलॉजी और रेस्पिरेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें इसको, सेशंस को, लाइव सेशन को। और सर कल इंस्टा पे 4 आवर का टाइम रख लो। नहीं 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 नेहा जी, अरे थोड़ा गुरुजी के बारे में सोचिए जरा। अरे सोचिए बच्चों, गुरुजी बेचारे, थोड़ा समय दे दें दो इनको भी। ठीक है चले, 4 घंटे का नहीं रख पाऊंगा, माफ करें बच्चों, बट हाँ जितना 1 घंटे में अपने कवर करते हैं उतना तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बाकी सुबह याद रखें मेरी क्लास है 9:30 बजे अनअकैडमी पे, फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास, आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और कल मेरी स्पेशल क्लास के अंदर जुड़े। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, नर्सिंग विद्यार्थी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल आप सभी ढूंढ सकते हो। ठीक है, नर्सिंग विद्यार्थी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है और वहां पे आप सभी जुड़ सकते हैं। वहां पे जुड़े, मैं लिंक भेज दूंगा और आप सुबह मेरी क्लास 9:30 बजे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लास रहेगी कल मेरी 9:30 बजे से 11 बजे तक, 1.5 घंटे के अंदर हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना। अभी रात हो गई है, रात को किसी की भी वीडियो कॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, वीडियो कॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। दीक्षिका जी सो जाएं। विवेक जी क्या आंसर देना है आपका? मैंने क्वेश्चन नहीं देखा आपका, माफ करिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, मैंने ध्यान नहीं दिया आपके क्वेश्चन पे, ना ही मुझे अभी वो दिख रहा है ऊपर कहीं पे। चलें जल्दी से पूछ लें, जो भी पूछ रहे थे एक बार जल्दी से पूछ लें, जल्दी से पूछ लें। रात का समय है, बिल्कुल भी वीडियो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, पता लगे कहीं बाद में तुम्हारे घर में दंगे हो गए हैं। चलें जल्दी से पूछें, क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछो बच्चे, जल्दी से पूछे क्या पूछ रहे थे। विवेक जी कुछ पूछ रहे थे, आज क्लास थी। नित्या गुप्ता जी आज क्लास थी, मैंने टेलीग्राम पे लिंक भी भेज दिया है ना। व्हाट इज द नॉर्मल स्कोर ऑफ जीसीएस? जीसीएस ग्लासगो कोमा स्कोर पूछ रहे हो आप लोग। विवेक अय्यार जी, आप जीसीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार मेरा यूट्यूब चैनल अनअकैडमी का जो क्लास है, मेरी अनअकैडमी क्लास पे देखिएगा, मैंने नए अपडेट्स भी बताए हैं। ठीक है, मैंने नए अपडेट्स भी बताए हैं, मैंने आपको नए अपडेट्स भी बताए हैं। हम लोगों ने प्यूपिल को भी ऐड कर दिया गया है, प्यूपिल के रिएक्शन को भी हम लोग आजकल इंक्लूड करते हैं जीसीएस के अंदर। मैंने जीसीएस इतना डिटेल में समझाया कि आप मेरे अगर अनअकैडमी में पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चन देखोगे तो आपको जीसीएस जिंदगी में ऐसा कभी समझ में ही नहीं आया होगा जैसा समझ जाओगे। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर, वेंटिलेशन पेशेंट में हम क्या लिखेंगे और कैसे हम डिसाइड करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर देखेंगे, ईवीएम मशीन चेक करेंगे, सब पता लग जाएगा आपको। डीप के बारे में पता लग जाएगा, ग्लास के बारे में पता लग जाएगा, हर चीज पता लगेगी। न्यू पैरामीटर ऐड किया है वो भी पता लगेगा, सारी नई गाइडलाइंस मैंने पढ़ाई है जीसीएस के बारे में। प्लीज उस क्लास को देखो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अभी जीसीएस को पढ़ाना बिना पेन और पेंसिल के। चले इसी के साथ खन्नी गम्मा, बाय बाय, राम राम, टाटा, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं कल, गुड नाइट, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और शानदार सी नींद लें। सुबह उठ के 9:30 बजे मेरे साथ जुड़ जाएं अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लास के अंदर। चलें मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।